Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, in the previous lecture we have discussed about water as a universal solvent. We see that water is a best known solvent and it can dissolve more substance than other liquid. And this property is useful and it also the cause of water pollution. And this characteristic property of water is because of following three reasons. The first reason is the polarity of water molecules. Second reason is hydrogen bonding in water, and third reason is dielectric constant. In polarity of water molecule, we see that due to high electronegativity difference of oxygen and hydrogen, water molecule become polar in nature, and due to polarity it can dissolve ionic solutes such as mineral salt, mineral acid and bases. In the second reason, the hydrogen end of water molecule is partial positive while the oxygen end of molecule is partial negative. And water molecule also have two lone pair, and one water molecule can form 4 hydrogen bond with other water molecules. And due to this hydrogen bonding, some polar covalent compound can form hydrogen bonding with water. For example, sugar, glucose, methanol and hydrochloric acid. These molecule can form hydrogen bonding with water molecule and can be dissolved due to this hydrogen bonding in water. Now the third reason, that is dielectric constant. In this lecture we discuss about the dielectric constant. Now let's start. First of all, what is dielectric and then what is dielectric constant? Dear student, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो डाइलेक्ट्रिक हमारे पास तमाम वो मटेरियल जो आपके पास इंसुलेटर होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास प्लास्टिक, पेपर या मेरे पास एयर, हर वो मटेरियल जो आपके पास नॉन मेटल हो और इंसुलेटर हो, उनको हम उस टाइम हम उनको नहीं बोलते कि ये डाइलेक्ट्रिक हैं. इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक का काम करते हैं और किस तरह करते हैं ये देखते हैं. एग्ज़ाम्पल पहले देखते हैं, उसके बाद मैं डिफिनीशन को एक्सप्लेन करता हूँ. तो स्टूडेंट, मान ले मेरे पास ये कुछ एयर के एटम्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एयर के एटम है, तो एयर के एटम में पॉजिटिव शो कर रहे हैं इसके न्यूक्लियस को और नेगेटिव शो कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन को. क्लियर? ये एयर एटम थे, इस पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई नहीं किया था. ओके, लेट्स सपोज इस एयर एटम के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. जब मैंने स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करती है. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर गिराई, तो हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से ये जो मेरे मीडियम था, जो मेरे पास क्या था उस टाइम, एयर के जो एटम थे हमारे पास, उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उनकी थी. जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई किया, तो इससे क्या हुआ कि मेरे पास जो एटम्स थे, एयर के एटम थे, उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक साइड पे हो गए और इनके प्रोटॉन थोड़े दूसरे साइड पे हो गए. क्लियर? क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ से निकाल तो नहीं सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींच सकता है. ओके, सो इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए और प्रोटॉन इनके दूसरी तरफ हो गए. इसी तरह दूसरे एटम के भी इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए और प्रोटॉन दूसरी तरफ साइड हो गए. अब स्टूडेंट यहाँ से देखें, मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक साइड, नेगेटिव चार्ज एक साइड, पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड, फिर नेगेटिव चार्ज एक साइड, पॉजिटिव दूसरी साइड. अब ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कंबाइन होते हैं, तो ये आपके पास नेट इफ़ेक्ट क्या, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल. क्लियर? यहाँ से ये अगर न्यूट्रल टर्म को निकाल दें बीच में से, तो मेरे पास नेट कौन से चार्जेस रहते हैं? नेट हमारे पास ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव रहता है. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और ये भी.
तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिकल जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करते हैं। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जनरेट हो गया, या मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज़ के अंदर एयर हमारे पास न्यूट्रल था, ओके, न्यूट्रल इंसुलेटर था, इसमें से करंट पास नहीं हो रहा था। कोई भी इंसुलेटर या न्यूट्रल मीडियम जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट जनरेट हो, उस मीडियम को उस टाइम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक। ओके, फिर से मैं बता देता हूँ, कोई भी इंसुलेटर जिससे बिजली पास नहीं होती या जिससे कोई भी चार्जेस पास नहीं होते, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट जनरेट हो गया और वो इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट जो है आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहा था, तो उस इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं, उस मीडियम को उस वक्त मैं बोलूँगा डाई इलेक्ट्रिक। ये बात क्लियर है? यही मैंने डिफ़ाइन भी यहाँ किया हुआ है। व्हेन इंसुलेटर शो इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट in the presence of electric field then the insulator is called dielectric। ओके, जब कभी भी आपके पास इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करे तो उस इंसुलेटर को मैं डाइइलेक्ट्रिक बोलूँगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे वर्ड आते हैं इंसुलेटर। आपने कंडक्टर पढ़े, इंसुलेटर पढ़े। कंडक्टर वो जो आपके पास चार्जेस को फ्लो करवाता है अपने आप से। इंसुलेटर आर दोज मटेरियल विच डू नॉट पास चार्जेस फ्रॉम इटसेल्फ लाइक एयर, पेपर, प्लास्टिक। ओके, दीज मटेरियल कैन एक्ट एज डाई इलेक्ट्रिक, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और याद रखिएगा इंसुलेटर ही आपके पास डाई इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट शो करते हैं। ओके, इंसुलेटर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आपके पास ये डाई इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का काम करते हैं। इनमें से इंसुलेटर में से क्यों हमारे पास चार्जेस पास नहीं होते? यहाँ मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि इंसुलेटर डू नॉट पास चार्जेस फ्रॉम इटसेल्फ। ओके, वाई? द रीज़न इज़ दैट इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड टू देयर न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल नहीं सकते, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैरियर होते हैं, इससे चार्ज वगैरह पास नहीं हो सकेगा। चार्जेस कैन ओनली बी पास इन मेटल्स, यू नो दैट, and metal have free electrons. Here non-metal do not have free electron. Here paper, air, plastic, they do not have free electrons, so that's why they do not pass charges from itself and it act as a insulator. Okay, now dielectric आपको क्लियर हो गया है। अब आते हैं कूलम्ब्स लॉ की तरफ। कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली आपके फिजिक्स का टॉपिक है। अब आई थिंक आपने मैट्रिक के अंदर इसको पढ़ा होगा। कूलम्ब लॉ की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज एक्स एंड वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ओके, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर स्क्वायर। ओके, स्टेटमेंट को ज़रा समझ लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि मेरे पास दो लेट्स सपोज चार्जेस हैं, दो अपोजिट चार्जेस हों एक्स और वाई, तो इन के बीच में जो फोर्स लगेगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यू नो दैट, एंड उनके बीच में जो अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, जितना मतलब चार्जेस का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उतना ही उनके बीच में अट्रैक्शन की फोर्स भी ज़्यादा होगी। मान ले मेरे पास दो चार्जेस थे, क्लियर, इन दो चार्जेस का अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट मीन टू से इनकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो इनके बीच में अट्रैक्शन की जो पावर होगी वो भी, फोर्स जो होगी वो भी ज़्यादा होगी। और अगर उनका मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट अगर कम होगा तो अट्रैक्शन भी कम होगी। ओके,
सेकंड, एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर, और इनके बीच में जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ओके, इन दो चार्जेस के बीच में जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही आपके पास फोर्स कम लगेगी। मतलब फोर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और फोर्स का इन्वर्स रिलेशनशिप है आपके पास रेडियस के साथ, मतलब डिस्टेंस के साथ। जितना दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम होगा उतना आपके पास उनकी अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगी, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम लगेगी। क्लियर? Force has direct relation with product of charges and force is inverse relationship with distance. ओके, ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती हैं। F is directly proportional to product of two different charges x and y and inversely proportional to the square of their distance r. ओके, नाउ स्टूडेंट आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम कोई भी इक्वल टू और कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो आपके पास 1 डिवाइड बाई डी, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे 1 और डी आपके पास एक कांस्टेंट है। क्लियर? दिस 1 डिवाइड बाई डी इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, एंड दिस 1 डिवाइड बाई डी में भी हमारे पास ये जो डी है ये हमारे पास होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अगर मैं इसको फार्मूले से अरेंज कर दूं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई डी आर स्क्वायर। ये मेरे पास फाइनल फार्मूला आ जाता है। इस फार्मूले में ये डी जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एंड इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट मटेरियल। ओके, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो ये डिपेंड करती है मटेरियल्स के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ग्लास है तो उसकी डाइलेक्ट्रिक मीडियम ग्लास मेरे पास डाइलेक्ट्रिक अगर मीडियम का काम करें तो उसकी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 5 to 10 होती है। एयर अगर उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो तो उसकी वैल्यू ये होती है, और अगर वाटर 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 होती है। क्लियर? ये जो डी है ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। जैसे कि आपने देख लिया कि डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट वैल्यू होती है। अगर थोड़ा सा मैं जनरल बात करूं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हैं ये दो चार्जेस के बीच में अपोजिंग फोर्स का काम कर रहे। यहाँ पिछले डायग्राम से हमने ये देखा कि यहाँ से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हो रहा था और यहाँ से भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या कर रहा था, इस इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहा था। क्लियर? इसकी प्रेजेंस में इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। इसके अपोजिट होता है कुछ, तो इसको कैंसिल करेगा या नहीं करेगा, कैंसिल कर रहा है। तो इट्स मीन दैट डाइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो होता है वो आपके पास दो चार्जेस के बीच में अपोजिंग फोर्स का काम करते हैं। दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अपोजिंग फोर्स का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये होता है, और डियर स्टूडेंट एक बात याद रखनी है कि हमारे पास वाटर जो है इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा है। क्लियर? जितनी भी हमारे पास नॉन मेटल्स या इंसुलेटर हैं उनमें हमारे पास वाटर जो है उसकी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पे जिसको हम यूज़ करते हैं इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ओके, तो इसकी रीज़न क्या है, क्यों हमारे पास वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है? तो वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दुनिया के अंदर बहुत सारे लिक्विड हैं, लेकिन अगर हम वाटर को देखते हैं तो वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसमें सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो आपके पास हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ फ्लोरीन, सेकंड वन इज़ ऑक्सीजन, थर्ड वन इज़ नाइट्रोजन। तो सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर एक सॉल्वेंट बना रहा है। तो पहली रीज़न हमारे पास इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ओके,
हाइड्रोजन मैंने लास्ट टाइम बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि हम अगर वाटर को तोड़ना चाहें तो हमें तकरीबन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके बीच इनका बॉन्ड टूटेगा। सेकेंडली इट हैज़ हाई डाइपोल मोमेंट। वैसे डाइपोल मोमेंट आप आगे क्लासेस में पढ़ भी लेंगे, बहरहाल मैं जनरल सा बता देता हूँ। वाटर दो रीज़न की बेस पे आपके पास क्या है, दो रीज़न की बेस पे इसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ज़्यादा है। फर्स्ट वन इज़ इट हैज़ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड between hydrogen and oxygen, and secondly it have high dipole moment. Okay, dipole moment, what is dipole moment? When two electrical charges of opposite sign are equal in magnitude are separated by distance, then electrical dipole is established. आपके पास लेट सपोज दो चार्जेस हों, दो अपोजिट साइन के चार्जेस हों और उनका मैग्नीट्यूड भी आपके पास सेम हो और वो किसी भी डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हों, तो उनके बीच में एक डाइपोल क्रिएट होता है। ये तो आपको पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर के मालिक्यूल को अगर हम देखते हैं तो वाटर के मालिक्यूल में मेरे पास ये नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, और पार्शियल पॉजिटिव से डाइपोल मोमेंट हमारे पास पार्शियल नेगेटिव की तरफ होती है। क्लियर? तो यहाँ पर टू अपोजिट चार्जेस हैं। क्लियर? इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, इन दोनों का भी हमारे पास सेम होता है, तो वाटर का एक डाइपोल मोमेंट होता है। क्लियर? तो डाइपोल मोमेंट की वजह से सेकेंडली डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक आप अगली क्लासेस में डिटेल से भी पढ़ लेंगे। बहरहाल इतना आपको रीज़न के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दो रीज़न की बेस पे ज़्यादा है। एक तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेकेंडली इस वाटर के मॉलिक्यूल जो है ये इसका डाइपोल मोमेंट होता है। ओके, बाज़ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका पोलर हैं लेकिन डाइपोल मोमेंट नहीं होता, इसका डाइपोल मोमेंट है, इसलिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू भी ज़्यादा है। अब स्टूडेंट ये तमाम कहानी जो हमने पढ़ ली, डाइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट किन मटेरियल का ज़्यादा होता है, वाटर का ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, इसकी भी रीज़न बता दी। अब इसका फ़ायदा क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, तो हमारा काम है इम्पोर्टेंस। अगर हम डाइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की बात करें या फार्मूले से अगर हम बात करें तो फार्मूले से हमने ये देख लिया कि जितना आपके पास फोर्स ज़्यादा होगा, डाइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और फोर्स के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स का मतलब जितना आपके पास डाइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा उतना उन चार्जेस के बीच में फ़ोर्स कम लगेगी। क्लियर? दो अपोजिट चार्जेस हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट तो होगा। क्लियर? दो अपोजिट अगर लेट सपोज चार्जेस हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट होगा, और उनके बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू उस मीडियम की जितनी ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन चार्जेस के बीच में उतनी ही कम हो जाएगी। क्लियर? जितना मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दो अपोजिट चार्जेस के बीच में कम हो जाएगी। क्लियर? और वाटर की सबसे हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? ओके स्टूडेंट, अगर हम पोलर साल्ट को वाटर के अंदर डालते हैं, पोलर साल्ट मीन टू से आयनिक कंपाउंड को लेट सपोज डालते हैं, क्लियर, फॉर एग्जांपल NaCl को डालते हैं या पोलर किसी भी सब्सटेंस को डालते हैं पानी के अंदर, तो पानी इसको डिज़ोल्व करता है। क्यों करता है इसको देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे कि अभी हमने देखा कि वाटर जो है डाइलेक्ट्रिक का काम करता है जब ये आपके पास किसी भी ऐसे सब्सटेंस के अंदर चला जाए या ऐसे सब्सटेंस के चार्जेस के बीच चला जाए जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl है, NaCl को पानी में डालेंगे तो पानी के अंदर जब NaCl जाएगा तो NaCl के बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है या नहीं? होगा, ज़ाहिर है Na से Cl की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर वाटर चला जाए, वाटर क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा। और वाटर जब डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा तो वाटर डाइलेक्ट्रिक बनने की वजह से उसके फोर्स को NaCl के जो इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट के उसको अपोज कर लेगा, उसको ख़त्म कर लेगा, और उसको अपोज करने से ख़त्म करने से वो स्प्लिट हो जाएगा और वाटर के अंदर वो चीज़ डिज़ॉल्व हो जाएगी। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। व्हेन पोलर सॉल्यूट या पोलर साल्ट इज़ डिज़ॉल्व इन वाटर, water will cancel the effect of polar salt. Okay, water will cancel the effect of polar salt strongly. Okay, it will cancel the effect of electrical effect of polar salt strongly, resulting in the breaking of bond of ionic solute or polar solute and become soluble in water. Okay, so this is the importance of dielectric constant. Similarly, student, there are many other liquid which have very small dielectric constant value as compared to water, therefore these are not good solvent. तो स्टूडेंट हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो जाते कि हमने सॉल्वेंट वाटर को एज अ सॉल्वेंट डिस्कस किया। उसकी 3 रीज़न मैंने बताई थी कि वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इट इज़ बिकॉज ऑफ 3 रीज़न। फर्स्ट वन इज़ ड्यू टू पोलैरिटी, सेकंड वन इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड थर्ड वन इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्टूडेंट, इसके साथ हमारा वैसे तो मैंने लेक्चर आगे भी बनाया था, लेकिन टाइम चूँकि शॉर्ट है तो यहाँ तक ही वाइंड अप कर देते हैं। चलिए हम एक बार फिर मेन पॉइंट को रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट, आज के हमारे लेक्चर के मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइलेक्ट्रिक, व्हेन इंसुलेटर शो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट in the presence of electric field, then the insulator is called dielectric. Okay, what is insulator? Any material which do not pass charges from itself is called insulator. Next, statement of Coulomb law. According to Coulomb's law, the force of attraction between two oppositely charged bodies X and Y is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of their distance. Third is importance of dielectric constant of water. We discussed that water has high dielectric constant value as compared to other materials, and water has high dielectric constant due to strong bond between hydrogen and oxygen. Secondly, it have high dipole moment. And the importance of dielectric constant of water is that when polar salt is dissolved in water, water will cancel the effect of polar salt strongly, resulting the breaking of bond and the solute become soluble in that particular water. And hence there are so many other liquid having low dielectric constant value as compared to water, therefore these are not good solvent. So these are the reason and importance of dielectric constant of water. नेक्स्ट 2 पॉइंट लेक्चर में मैंने इंक्लूड किए थे, लेकिन टाइम कम होने की वजह से आगे नहीं पढ़ सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आपका होमवर्क यही है कि आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर जितना मैंने बात की ये सारी लेक्चर आपने अपनी वर्कशीट के ऊपर लिखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।